हेलो एवरीवन। आज से हम यूपीएससी मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो भी टॉपिक्स हैं हमारे जीएस पेपर 1 से 4 के उनके थीमेटिक कवरेज को इंश्योर करेंगे। आज के पहले दिन हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 1, जो कि पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है। पॉलिटी का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड आपने कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में देखे होंगे प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स में। तो आज के इस सेशन में हमारी जो कोशिश है वो सिंपली ये है कि हम यूपीएससी से रिलेटेड थीम्स को निकालें और उन थीम से रिलेटेड कंटेंट को तैयार करें। जो जो भी एस्पिरेंट्स पहली बार यूपीएससी मेंस दे रहे हैं या फिर अगले साल के लिए इवन 2024 के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है ताकि वो अपना कंटेंट तैयार कर पाए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाए। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो आपके लिए बुक जो है वो सफिशिएंट होता है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो कोई भी एक बुक या कोई भी एक नोट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसके लिए आपको खुद के नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, और अगर आप थीम वाइज नोट्स तैयार करते हो तो आपकी सक्सेस 100% श्योर है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो जनरली एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम इसे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो यू कैन स्टार्ट सेइंग। अब आप इसमें कुछ कीवर्ड्स है जिसको मैंने आपको हाईलाइट किया है। आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हो। डिस्कशन में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि क्या कीवर्ड्स हमें इसमें जरूर हाईलाइट करना है। तो जब आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन का जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन में आप इंश्योर करो कि आप कुछ बेसिक कीवर्ड्स को जरूर लेकर आओगे। बेसिक कीवर्ड्स जैसे कि यहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप मेंशन करोगे कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंट्री में एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है, प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करता है, और साथ ही साथ जो भी सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को डिफाइन करता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कीवर्ड्स है, इट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। तो आप एक होलिस्टिक मैनर में इन कीवर्ड्स को इसमें इंश्योर कर सकते हो। ठीक है। अब आप हम अगर हम जैसे इंट्रोडक्शन में इन कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं तो हमारा जनरली काम ये होगा कि अब इसको कैसे हम इस तरीके से एलुसिडेट करें या कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें, कैसे हम इसको आगे डिस्कस करें। तो मान लेते हैं सबसे पहला हम इसमें देख सकते हैं सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर सिटीजन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है और इंश्योर करता है कि राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सारी चीजों को होल्ड किया जा सके, इन सारी चीजों को इंश्योर किया सके, इनको अपहोल्ड किया जा सके। इससे क्या फायदा होगा कि जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है, ऑटोनॉमी है, जो उनका वेल बीइंग है, ये सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है वो है सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। इसमें आप जो कीवर्ड्स है जैसे डिग्निटी, ऑटोनॉमी, वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सभी को जरूर हाईलाइट करें। जब भी आप प्रेम्बल पढ़ते हो तो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो ये वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर हम सिटीजन से आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी लिखा था कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है तो उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगा, इसको इंश्योर करता है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंस। तो आप देखो यहाँ पे दो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। तो सेकेंड जो फंक्शन है वो है एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेटिक सिस्टम को, और इसमें कुछ कीवर्ड्स जिस पे आप ध्यान दे सकते हो वो है सेपरेशन ऑफ पावर और साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूल ऑफ लॉ। इसमें आप बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड की तरीके से सर्व करता है, उसकी तरह काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या गवर्नमेंट हो, दे आर सब्जेक्ट टू द लॉ। ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयरनेस और इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करता है, इसको एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल पुट कर सकते हो कि आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 13 क्या करता है कि अगर कोई भी वैसा लॉ बनाया गया है जिससे कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो इससे हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बात कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स।
जहां पे भी कंट्री जो डाइवर्स कंट्रीज हैं उनमें माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें आप जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड अदर ग्राउंड्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। साथ में आप बता सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड सोशल जस्टिस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप अगेन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक और कीवर्ड मेंशन कर सकते हो विच इज अफर्मेटिव एक्शन। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, जो अफर्मेटिव जो स्टेप्स ले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल, तो उसको भी आप बता सकते हो। या फिर माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, इसको भी आप बता सकते हो। देन गाइडिंग स्टेट पॉलिसी, ये एक अनदर रोल है इंपॉर्टेंट का। अब इसमें आप बता सकते हो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक आइडियल प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हाउ द गवर्नेंस शुड बी, किस तरीके से गवर्नेंस करना है, किस तरीके से जो सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस है, ये भी अगेन कीवर्ड है जो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिलता है, प्रियम्बल में भी मिलता है। तो इनको हम कैसे इंश्योर करते हैं, इसको लेकर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इंश्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की जो प्रिंसिपल है उसको स्टैब्लिश करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी भी जैसे इंडिया जैसे कंट्री में है तो ये क्या करेगा कि कोई भी अगर जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर ना करे, इस चीज को वो इंश्योर करता है। मींस कोई भी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इंश्योर करता है। ठीक है, अब ये कॉमन पॉइंट्स है, ये जो 5-6 कॉमन पॉइंट्स है इनको आप जरूर याद रखें। इसके साथ साथ आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा इवॉल्व करता रहे। जो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है उसको भी हाईलाइट करता है, इसमें आप आर्टिकल 51 को बता सकते हो, जैसे कि जो सिटीजन है दे कैन कलेक्टिवली स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स। तो इन चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हो। और फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया the constitution is of paramount importance because it guarantees all these things: fundamental right, ensures democratic system, upholds the rule of law। तो जो भी आपने ऊपर में एक्सप्लेन किया है उनको आप सम अप करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, explain the concept of separation of power, what are the provisions in Indian constitution which reflect the separation of power। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जिसका मेन एम है टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी। किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, इसको इंश्योर करता है। व्हाट इट डज, इट डिवाइड्स द फंक्शंस एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट ब्रांचेज। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को पावर्स और फंक्शंस डिवाइड करता है। हर जो ब्रांच है उसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दे ऑल्सो सर्व एज चेक एंड बैलेंस। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उसको भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें पहला क्या है, सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन of the 3 organs of the state. One organ should not interfere with any other organ of state, and one organ should not exercise the function assigned to any other organ। ठीक है, तो क्या है कि एक पर्सन एक से ज्यादा ऑर्गन का पार्ट नहीं हो सकता। दूसरा, जो एक ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तीसरा, एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है सेपरेशन ऑफ पावर के। ठीक है, अभी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करता है। जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे रिड्यूस करने का काम करता है, और साथ ही साथ चेक बैलेंस के द्वारा करप्शन, नेपोटिज्म, इन सभी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। okay? अब देखो, अगर आप इन 3 एसेंशियल एलिमेंट्स को लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर हो। अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज अगेन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक जो पहला वाला कंडीशन है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता। ठीक है, बट हाँ, कुछ तरीके से हम सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करो तो इंडिया में कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर कोई डिस्टिंक्ट प्रोविजन इसमें मेंशन नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में स्पेशली या
डिस्टिंक्टली ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर कर रहे हैं, बट जो प्रिंसिपल्स है, जो हमारे प्रोविजंस है, वो कुछ सेपरेशन ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर का जो रोल है वो वेल डिफाइंड है। लेजिस्लेचर की पावर क्या है? इट हैज द पावर टू इनैक्ट, अमेंड एंड रिपील लॉज। ठीक है, तो ये इनैक्ट कर, जो भी लॉज वगैरह बनाने हो उनको इनैक्ट करने का, उनको चेंज करने का, उनको हटाने का, ये जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास होता है। और साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, तो चेक एंड बैलेंस भी है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स, क्वेश्चनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, अप्रूवल ऑफ बजट्स, इन सभी के द्वारा ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। ये लॉज बनाने में शामिल नहीं है, बट उनको इंप्लीमेंट करने में, उनको इन्फोर्स करने में शामिल है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो सेपरेट है लेजिस्लेचर से। ठीक है, क्योंकि इसका काम है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ये लॉ बनाने का काम नहीं करता, पॉलिसीज बनाने का काम करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, जो इमरजेंसी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करता है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो बाउंड्रीज हैं उनके विदिन चीजों को इंप्लीमेंट, इन्फोर्स करने का काम करता है। इसके आगे अगर हम देखें जुडिशरी के बारे में, तो जुडिशरी जो है वो इंडिया में एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में काम करता है। ठीक है, जुडिशरी के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जिससे क्या है कि कोई भी अगर लॉज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो रिव्यू कर सकता है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसे इवन स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। अब इसके बाद हम चेक एंड बैलेंस की बात करें तो बहुत सारे मैकेनिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे चेक एंड बैलेंस को इंश्योर किया जाता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट कैसे लेजिस्लेचर पे काम करता है? मान लेते हैं कि अगर लेजिस्लेचर में कोई वैसा बिल पास किया है जो शायद कंट्री के लिए या पॉपुलर जो गवर्नमेंट चुन के आई है उसके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है जिससे उस बिल को वो रोक सकता है। जुडिशरी के पास भी पावर है कि हम अगर मान लेते हैं लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी कैन ऑल्सो स्ट्राइक इट डाउन। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट्स, क्वेश्चंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो इस तरीके से हमने लेजिस्लेचर को भी इंश्योर किया है, एग्जीक्यूटिव को भी इंश्योर किया है। अब जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में स्टैब्लिश किया गया है। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी के टाइम में हम कलेजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिससे कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है और गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी मेंशन कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी इस आंसर में आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। जैसे आप आर्टिकल 50 के बारे में पुट कर सकते हो। आर्टिकल 50 ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, बट ये इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो गवर्नमेंट है उसका एक ऑब्लिगेशन है कि वो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करे। ठीक है, मींस गवर्नमेंट विल हैव टू मेक श्योर कि जुडिशियरी में एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, वैसे ही आपका आर्टिकल 53 और 154। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोवाइड करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन एंड स्टेट की, वो रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होगी और उनमें कोई सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। साथ ही साथ लेजिस्लेचर जो है वो जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ इम्पीचमेंट के केस में डिस्कस कर सकते हैं। तो वहां से भी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन होती है। जैसे आप जब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात लिख रहे हो तो वहां पे आर्टिकल 121 और 211 को मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली आप आर्टिकल 361 को मेंशन कर सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर पे। ठीक है, तो इन चीजों को आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को भी कहीं मेंशन कर सकते हो, इससे आपके आंसर्स के जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे आप कंक्लूड करना चाहो तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने ऊपर में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस सेपरेशन ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम where each branch of government operates independently within its assigned sphere, and at the same time it is also mutually checking and balancing one another to prevent the abuse of power and ensure accountability. तो ये कीवर्ड्स को आप जरूर ध्यान रखना, जैसे अकाउंटेबिलिटी, अब्यूज ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जहां भी आप चाहो यूज जरूर करो, जहां भी आपको ऑप्शन मिले इन सभी को यूज जरूर करो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी मेंशन करना जरूरी है। अब इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं।
Despite having features borrowed from constitution of various other countries, the constitution of India remains unique. Discuss. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो है बाहर से बोरो किए गए हैं, फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है। ये आपको प्रूव करना है कि कैसे यूनिक है। तो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में कुछ मेंशन कर सकते हो कि इंडिया का क्या क्या प्रोविजंस है, इंडिया ने क्या क्या प्रोविजंस जो है वो बाहर की कंट्री से बोरो किए हैं। जैसे आप मेंशन कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर्स हैं उसको हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज है वो यूएसए से किया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी और साथ साथ प्रेम्बल जो है वो फ्रांस से हमने बोरो किया है। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला है कनाडा से बोरो किया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोरो किया। साथ ही साथ यूएसएसआर से हमने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडिया है उसको बोरो किया। तो ये आप कुछ इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या सोर्सेज रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहां कहां से हमने बोरो किया है बाहर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि वेरियस अदर कंट्रीज, इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या बाकी सभी को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेन जो फोकस है क्वेश्चन का वो है कि वेरियस अदर कंट्रीज पे आपको दिखाना है। इसलिए यहाँ पे बाकी जो जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप देखते हो, उन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि हमने बहुत सारे प्रोविजंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप बोल सकते हो कि एक की है टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंट टाइम्स। बट देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है वेरियस अदर कंट्रीज का, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब यूनिक कैसे है, क्या, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ क्वाइट लेंदी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अगर हम यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर रिटन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बस 7 आर्टिकल्स है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स है। जबकि इंडिया की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज अ वेरी एलाबोरेट डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 470 आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत ही लेंदी और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें बहुत सारे सोर्सेज को ब्लेंड किया गया है, सेवरल सोर्सेज से, बहुत सारे कंट्रीज से लिया गया है। बट साथ साथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जैसे कि वेदास, उपनिषद, अर्थशास्त्र, उनसे भी हम कुछ चीजों को बोरो करके लाए हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगल या फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है उसके जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोले तो हमारे पास बहुत सारे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस और जो लीगल प्रोविजंस हैं उनका एक सिंथेसिस प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप प्रेम्बल को मेंशन कर सकते हो कि हमारा जो प्रेम्बल है वो एक गाइडिंग फीचर के रूप में काम करता है। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, इन सारी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशंस, आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, लोगों के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, गवर्नमेंट के लिए एक मोरल कंपास के रूप में काम करता है। तो ये चीजों को आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर आप मेंशन कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी की। अगर हम यूके की बात करें जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है, वहां पे पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन होती है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर लिया है, बट पार्लियामेंट इज नॉट द इंटायरली सोवरेन बॉडी। पार्लियामेंट की जगह हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी का प्रोविजन है। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट इज empowered टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन बट विद इन अ लिमिट, दैट लिमिट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन जरूर है, जैसे यूएसए में फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स है। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट सीक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रोविजन को आप दिखा सकते हो कि हमारे यहाँ सोशल इंटरेस्ट और साथ साथ इंडिविजुअल लिबर्टी को भी मेंशन किया जा सकता है। जैसे आप इसमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कम्युनिटी राइट्स हैं, उनको द्वारा आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, देन अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, हमने जरूर कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया है, बट हमारे यहाँ जब इमरजेंसी केस होती है तो उस केस में सेंटर जो है वो जो स्टेट्स है उनकी पावर को सर्व कर सकती है, उनकी पावर को टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेंटर और स्टेट जो है वो अपने डोमेन में काम करते हैं, और इवन जो फेडरलिज्म है वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, दूसरा आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है जुडिशरी यूएसए की तरह, बट हमारे साथ साथ हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूर यूएसए बोरो किया है, बट साथ में वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन द सेंस की
हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी एक ही लेवल में काम करते हैं और हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। उन यूएसए की तरह फेडरल लॉ, फेडरल जुडिशरी, स्टेट लॉ, स्टेट जुडिशरी इस तरीके से नहीं करते। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। देन आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिक प्रोविजन है सोशल जस्टिस को लेकर। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सोशली या एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर जो है जिसे आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ आप बता सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्टेड है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये इवॉल्व भी कर रहा है। और वी कैन मेंशन दैट देयर हैव बीन मोर देन 100 अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साथ ही साथ आप एक और बात मेंशन कर सकते हो कि हमारा जो डीपीएसपी है वो वाइडर है, ठीक है। जो आयरलैंड में अगर हम बात करें तो आयरलैंड में सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाती है डीपीएसपी में, जबकि अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे यहाँ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, इन सभी चीजों पे बात की गई है डीपीएसपी में, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद आप कंक्लूड करना चाहो तो आप बता सकते हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के कारण, ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज के कारण, प्रेम्बल के एम्फेसिस या सिग्निफिकेंस के कारण, फंडामेंटल राइट्स के कारण, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड इन्वॉल्व, इन सभी के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिक है। ऑल्दो ये बोरो किया गया है बाकी सोर्सेज से, बट स्टिल इट इज यूनिक इन नेचर। और ये हमारी कंट्री के जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को गवर्न करने का एक रिमार्केबल डॉक्यूमेंट है। तो ये कुछ आपको हिंट्स है जिसका आप यूज कर सकते हो कंक्लूजन लिखने में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। देन इससे आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जनरली काफी फेमस है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आप क्या समझते हो और क्या ये कॉन्सेप्ट अभी भी रेलेवेंट है कंटेम्प्रेरी टाइम्स पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी और एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसके लिमिटिंग पावर की बात होती है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात होती है, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज की बात होती है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमने ऊपर में फीचर्स देखे थे उन सारी चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज स्टिल वैलिड और व्हाई इट इज स्टिल रिलेवेंट। तो इसमें आप बता सकते हो, सबसे पहला जो आप टॉपिक देख सकते हो, सब हेडिंग है लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो किसी भी कंट्री में जो पावर है उसके अब्यूज या कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या है कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वेल डिफाइन करता है, क्लियरली आउटलाइन करता है, साथ ही साथ जो चेक एंड बैलेंस है उसे भी इंश्योर करने की काम करता है। तो ये इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, टायरेनी को प्रिवेंट करेगा। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है। अगर हम इससे आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल और क्यों जरूरी है, तो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों की, जो ह्यूमन राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इन राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता आर्बिट्रेरली मैनर में, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी मैनर में गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर नहीं कर सकता, उन्हें हार्म नहीं कर सकता, ठीक है? लोगों की राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया जाता है, जहां पे जो भी गवर्नमेंट हो, लोग हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू द लॉ, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है वो लॉ के लिए अकाउंटेबल है, सभी के लिए लॉ जो है वो सेम होगा, ठीक है। लॉ जो है वो इम्पार्शियली लगाया जाएगा बिना किसी सोशल स्टेटस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखे हुए। इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, फेयरनेस रहेगा, लीगल सिस्टम में, गवर्नमेंट में ट्रस्ट होगा, इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट होगा। तो ये सारी चीजों को अगेन होल्ड करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेक एंड बैलेंस को भी स्टैब्लिश करता है डिफरेंट ब्रांचेस में। जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि हाउ इट इज इंश्योरिंग द चेक एंड बैलेंसेस एंड ऑल। तो आप इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अडेप्ट और इवॉल्व करने का भी एक डेमोक्रेटिक पाथ प्रोवाइड करता है।
जैसे जो इवन जो मोनार्कीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दे कैन ऑल्सो अडेप्ट एंड इवॉल्व, बट उनका जो अडेप्टेशन या इवोल्यूशन होगा वो आर्बिट्रेरी मैनर में हो सकता है। बट इफ देर इज अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, डेमोक्रेटिक मैनर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडेप्ट करेगा, वो इवॉल्व करेगा। जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगी, कल्चरल चैलेंजेस आएंगी, या फिर नए एडवांसमेंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलेवेंट रहेगा और नीड्स ऑफ सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनरली आप देखोगे जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर आल्सो हैविंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, इफ नॉट फुल, सम पार्शियल सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रोवाइड करता है, राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आप मेंशन कर सकते हो कि ये अभी कंटेम्परेरी टाइम्स में रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करेगा, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेगा। तो जो भी आपने ऊपर में मेंशन किया है उनका एक समरी जो है वो कंक्लूजन के फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सेम, इससे रिलेटेड ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रूटेड है। ठीक है, और इस डॉक्ट्रिन को पहले हमें एक्सप्लेन करना है और फिर उसको जुडिशियल डिसीजन से बताना है कि कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, या कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है कि द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गाइडेड बाय मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें हमें मोरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, इसमें हमें मोरल प्रिंसिपल से गाइड होना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में इनहेरेंट होते हैं, जो वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बेसिस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या सजेस्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट सिंपली अ लीगल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट एक मोरल कंपास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मोरल कॉम्पास है जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के एक्शंस को शेप करता है, उनको गवर्न करता है। ठीक है, और फिर आप यहां से मूव कर सकते हो कि इंडिया में कैसे जुडिशियल डिसीजंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें आप अब यहाँ पे कुछ जो केसेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इन केसेस का आप यूज कर सकते हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला जो केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये डिमांड करता है कि जो सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ये इनवायलेबल है, इनको वायलेट नहीं किया जा सकता, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम हटा नहीं सकते। अगर हम उसके आगे बात करें, सेकंड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है, अब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि जो डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और प्राइवेसी जो है एक एसेंशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी का। ठीक है, तो यहीं पे इसी केस में राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आप देख सकते हो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिक्वायर्स द रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ये भी एक प्रोविजन है कि हमें एक सिर्फ हमें इसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट के रूप में नहीं देखना, बल्कि वी हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई द इनहेरेंट वैल्यूज। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रिक्वायर्स दैट द रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि अगर कोई भी लॉ जो इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता
या उनको हैम्पर करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ठीक है। फिर आप देख सकते हो पुट्टास्वामी जजमेंट में एक और चीज रिकॉग्नाइज किया गया था, वो है डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी लॉ या पॉलिसी जिससे कि मान लेते हैं जो लीगैलिटी है, नेसेसिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, जो तीन थ्योरम उन्होंने दिए थे लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का, वो अगर इंश्योर नहीं हो पा रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। वो जो लॉ है वो आ, अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है तो वो इनवैलिड होगा, नल एंड वॉइड होगा। तो ये अगेन एक केस है जिसको आप देख सकते हो। इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स है उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज 4-5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। आप यूट्यूब का जो वीडियो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हो, वहां पे लिंक दिया होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। So thank you very much for listening to this. Thank you very much for watching this. Do spread this video among your friends, among your aspirants group. Thank you very much. All the best.